एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ज़ेआरएफ लेना है तो ज़रूरी है कि आप रिवीजन करते रहें, साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहें। इसलिए मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ रिवीजन क्लासेस, जिसमें आपको मिलेंगे एमसीक्यू, जिससे आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियोज़ के टॉपिक हैं आधुनिकीकरण, सामाजिक स्तरीकरण के अलग अलग आयाम, जिसमें आपको वर्ग, जाति और लिंग से क्वेश्चन मिलेंगे। पहले मैं क्वेश्चन बताऊँगी, फिर उनके आंसर बताऊँगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक बुर्जुआ एक ऐसा वर्ग जो कि सांस्कृतिक पूंजी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, ये कॉन्सेप्ट किसका है? ऑप्शन है गोल्डनर, डेंडॉफ, बोर्डियो या फिर एंथोनी ग्राम्सी। गोल्डनर, डेंडॉफ, बोर्डियो या फिर ग्राम्सी, ये किसका है? सांस्कृतिक बुर्जुआ जो कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूंजीवादी युग में पूंजीपति, उत्तराधिकारी तथा नौकरशाह तीन प्रकार के उद्यमियों की चर्चा कौन करता है? मार्क्स, अल्थीजर, बेंडिक्स या फिर डेंडॉफ। तो कौन बताता है कि उत्तर पूंजीवादी जो युग है वहाँ पे तीन प्रकार के वर्ग होंगे, एक तो पूंजीपति, फिर उत्तराधिकारी और फिर नौकरशाह। कौन बताता है? कार्ल मार्क्स, अल्थीजर, बेंडिक्स या फिर डेंडॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अध्यापक है, पिता उसका चपरासी था, दादा उसके श्रमिक थे। तो ये जो गतिशीलता हो रही है, इस गतिशीलता को हम क्या कहेंगे? अंतरपीढ़ी गतिशीलता, अंतःपीढ़ी गतिशीलता, सांस्कृतिक गतिशीलता या फिर आर्थिक गतिशीलता। वो अध्यापक है, उसके पिता चपरासी थे और उसके दादा श्रमिक थे, तो इस गतिशीलता को हम क्या कहेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश के पिता एक फैक्ट्री में वर्कर थे, वो एक क्लर्क बन जाता है, तो इस गतिशीलता को हम क्या कहेंगे? पिता वर्कर थे और वो क्लर्क बन गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? कौन सी गतिशीलता है? ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, उन्नतिशीलता या फिर अधोमुखी गतिशीलता। तो इसको हम क्या कहेंगे? अगर पिता फैक्ट्री में वर्कर थे और जो बेटा है वो क्लर्क बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधिका मुंबई की एक कंपनी में लेखाकार है, फिर वो दिल्ली स्थित कंपनी में लेखाकार बन जाती है, तो इसे कौन सी गतिशीलता कहेंगे? तो पहले मुंबई में लेखाकार थी, फिर दिल्ली में लेखाकार हो गई, तो इसको हम कौन सी गतिशीलता कहेंगे? ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी, क्षैतिज या फिर ऊर्ध्वाधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिलाकर उन्हें पुरुषों के समकक्ष लाया जा सकता है, इस विचार के समर्थक कौन थे? ये किसने माना कि महिलाओं को अगर पॉलिटिकल राइट्स मिल जाएंगे तो उनको विधि के अनुसार ही पुरुषों के समक्ष, उनके समकक्ष, उनके बराबर किया जा सकता है? कार्ल मार्क्स, एंजेल्स, वेबर या फिर पार्सन्स। तो किसने ये चीज़ करी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष तंत्र महिलाओं से मुफ्त में कार्य करवाता है और उद्योगों में भी आर्थिक आधार पर महिलाओं का शोषण होता है, इसलिए महिलाओं को उनके दैनिक कार्य के लिए वेतन मिलना चाहिए। तो ये चीज़ किसने बोली है? कार्ल मार्क्स, वेबर, सिमोन डी बुआ या फिर केट मिलेट। किसने महिलाओं को दैनिक वेतन देने का जो है बोला है कि उनको मिलना चाहिए डेली? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृसत्ता सिर्फ शक्ति का विशिष्ट बंटवारा नहीं, बल्कि ये उत्पादन के गूढ़तंत्र में बसी हुई है। जो पितृसत्ता है ये उत्पादन के गूढ़तंत्र में बसी हुई है, किसका मानना था? केट मिलेट, जुडिथ बटलर, सिल्विया वाल्वी या फिर सिमोन डी बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को निश्चित एवं प्रभावी छवि होने के बावजूद उनको हमेशा अदृश्य बनाया जाता है, जो कि समाज में उनकी निम्न स्थिति का कारण है। ये किसने माना है कि वो होती तो शक्तिशाली हैं, लेकिन उनकी छवि को हमेशा गौड़ ही माना जाता है, इसीलिए उनकी स्थिति निम्न है? ऑप्शन है लीला दुबे, केम कपाड़िया, सिल्विया वॉल्वी या फिर करुणा चानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिगत स्तरीकरण का आधार व्यावसायिक है, जिसका जैसा पेशा था वैसा ही उसको संस्तरण में स्थान मिल गया, यह विचार किसका है? घुरिये का, मजूमदार का, रिजले का या फिर नसफील्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने आधुनिकता को समय और दूरी के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित किया है? ऑप्शन है गिडेंस, मैनुअल कैस्टल, एजी फ्रैंक एंड गुन्नार मिर्डल। तो ये किसने किया है? आधुनिकता को समय और दूरी के परिप्रेक्ष्य में किसने बताया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकता को मेट्रोपोलिस सैटेलाइट, जो कि उत्तर दक्षिण के मध्य आश्रितता के संबंध के रूप में किसने परिभाषित किया? गुन्नार मिल्डर, एजी फ्रैंक, समीर अमीन या फिर रोस्टो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन ड्रामा बुक, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये किसकी है? एजी फ्रैंक, गुन्नार मिल्डर, वॉलस्टीन या फिर समीर अमीन। लास्ट क्वेश्चन है आधुनिकीकरण के कारण भारत में बदलाव तो हुए हैं लेकिन संरचनात्मक नहीं बल्कि भूमिकाओं और मूल्यों के संबंध में हुए हैं, ये किसने कहा? एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, टी.के. वुमेन या फिर योगेश अटल। तो अब देख लेते हैं हम एक्सप्लेनेशन के साथ में आंसर। तो पहला क्वेश्चन था सांस्कृतिक बुर्जुआ का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है सांस्कृतिक बुर्जुआ, ये दिया है गोल्डनर ने। इन्होंने कहा एक ऐसा वर्ग जो कि सांस्कृतिक पूंजी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, जितने भी कल्चरल पूंजी है उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है और उसी के आधार पे समाज में अपना आधिपत्य बनाए रखता है, ये गोल्डनर ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था उत्तर पूंजीवादी युग में पूंजीपति, उत्तराधिकारी और नौकरशाह तीन प्रकार के उद्यमियों की चर्चा कौन करता है? तो पूंजीपति, उत्तराधिकारी और नौकरशाह, मतलब एक के पास पूंजी है फिर एक उसका उत्तराधिकारी है और उसके बाद फिर नौकरशाह। ये बताया आपके रूथ बेंडिक्स ने। ये उत्तर पूंजीवादी युग में रूथ बेंडिक्स ने बताया कि तीन वर्ग आ जाएंगे, पूंजीपति, उत्तराधिकारी और नौकरशाह। तो राइट आंसर क्या है? रूथ बेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक व्यक्ति अध्यापक है, उसका पिता चपरासी था और उसके दादाजी ग्रामीण श्रमिक थे, तो इस गतिशीलता को हम क्या कहेंगे? तो आप देख पा रहे हो कि वो अध्यापक है, यहाँ पे है, फिर उसके पिता क्या थे? उससे थोड़ा सा नीचे थे और दादाजी उससे थोड़ा सा और नीचे थे। तो वैसे तो अगर यहाँ पे ऑप्शन में होता ऊर्ध्वमुखी अधोमुखी तो फिर इसको बोलते हैं हम अधोमुखी गतिशीलता, लेकिन चूंकि ऑप्शन में नहीं है तो फिर ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी अंतर पीढ़ी गतिशीलता। क्यों? क्योंकि तीन पीढ़ियों के मध्य में दिखाई जा रही है, तो ये हो गई अंतर पीढ़ी गतिशीलता। अगर एक ही पीढ़ी होती, मतलब वो, उसका भाई, उसकी बहन, इनके मध्य में कोई दिखाता तो वो हो जाता अंतः पीढ़ी गतिशीलता। तो तीन पीढ़ियों के बीच में दिखाई जा रही है तो ये है अंतर पीढ़ी गतिशीलता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश के पिता एक फैक्ट्री में वर्कर थे और वो क्लर्क बन जाता है। पिता वर्कर थे और वो क्या बन जाता है? क्लर्क बन जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो अधोमुखी गतिशीलता नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे फिर नीचे की तरफ आता है। उन्नतिशीलता क्या होती है? उन्नतिशीलता में व्यक्ति जब अपनी इच्छा के अनुसार प्रोग्रेस करता है, जैसे कि अभी आप लोग चाह रहे हो कि स्टूडेंट से आप कुछ और बन जाओ, तो ये उन्नतिशीलता कहलाएगी। क्षैतिज में आप समानांतर ही रहते हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वमुखी। क्योंकि ऊर्ध्वमुखी क्यों है? क्योंकि पिता वर्कर थे और वो क्लर्क बन गया, मतलब पिता यहाँ पे थे और वो थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया, तो ये ऊपर की तरफ जा रही है, ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधिका मुंबई की एक कंपनी में लेखाकार थी, फिर दिल्ली स्थित कंपनी में एक लेखाकार बन गई। तो वो गई तो, लेकिन उसकी परिस्थिति चेंज नहीं हुई। वो पहले भी लेखाकार थी, बाद में भी लेखाकार हुई। तो जब परिस्थिति चेंज नहीं होती है, बिल्कुल बराबर बराबर गतिशीलता होती है, तो उसको हम बोलते हैं क्षैतिज गतिशीलता। ऊर्ध्वमुखी ऊपर की तरफ, अधोमुखी नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, और क्षैतिज में समानांतर होती है, और जो आपकी ऊर्ध्वाधर होती है बिल्कुल सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिलाकर उन्हें पुरुषों के समकक्ष लाया जा सकता है, इसका समर्थन किसने किया था? तो ये जो विचार है ये मानना था उदारवादियों का, और उदारवादी नारीवादी माने जाते हैं आपके वेबर। तो वेबर ने कहा था कि अगर महिलाओं को हम कुछ अधिकार दे दें, उनके राइट्स उनको दिलवा दें, तो वो पुरुषों के बराबर आ जाएंगी। तो ये वेबर का मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पुरुष तंत्र महिलाओं से मुफ्त में कार्य करवाता है, उनको वेतन वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है, उनको ऐसे ही काम करवाया जाता है। श्रमिकों के जैसे भी जब वो काम करती हैं तो उनको कम सैलरी मिलती है, इसीलिए उनको पुरुषों के बराबर वेतन मिलना चाहिए, उनको काम के लिए उनको वेतन मिलना चाहिए। किसने कहा? तो ये माना है आपके मार्क्स ने। मार्क्स ने कहा था कि जो पुरुष तंत्र है वो श्रमिकों की तरह ही महिलाओं का भी शोषण करता है। पितृसत्ता सिर्फ शक्ति का बंटवारा नहीं बल्कि उत्पादन के गूढ़ तंत्र में बसी हुई है, ये किसका मानना था? तो ये मानना था सिल्विया वॉल्वी का। सिल्विया वॉल्वी ने कहा कि जो उत्पादन के जो तंत्र, जो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम है, वो इस तरीके का हो गया है कि वो महिलाओं को अपने अंडर में काम करना चाहता है, कि महिलाएं उनके अंडर में ही काम करें। तो ये उत्पादन तंत्र में है कि महिलाएं जो उनकी परिस्थिति है वो निम्न है। महिलाओं की निश्चित एवं प्रभावी छवि होने के बावजूद भी उनकी छवि को अदृश्य बनाया जाता है।
ये किसने कहा था? ये कहा था लीला दुबे ने। इन्होंने कहा चाहे नातेदारी हो, चाहे परिवार हो या समाज हो, चाहे जाति हो, कहीं भी आप देख लो महिलाएं बराबर काम करती हैं। महिलाओं की जो भूमिका होती है बहुत प्रभावी होती है, क्योंकि अगर परिवार में महिलाएं अपना योगदान नहीं देंगी तो फैमिली नहीं चल पाएगी। नातेदारी में भी और हर जगह पे, चाहे उत्पादन में ले लो, चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लो, महिलाओं की भूमिका बहुत प्रभावी होती है। लेकिन पुरुष बहुत चालाकी से उनकी भूमिका को दबा देते हैं, उनको बताते ही नहीं है कि आपका भी कुछ योगदान है। उनको ये चीज़ एहसास ही नहीं होने देते हैं कि वो भी अपना योगदान दे रही हैं सोसाइटी को बनाए रखने में। तो ये लीला दुबे ने कहा कि उनकी भूमिका को अदृश्य बना दिया जाता है, इसीलिए वो उनकी परिस्थिति निम्न रहती है। जातिगत स्तरीकरण का आधार व्यवसायिक है और इसको पेशे से संबंधित किया है। तो किसने किया है? ये किया है आपके नेस्फील्ड ने। नेस्फील्ड ने कहा कि जिसका जैसा पेशा था उसको वैसा ही स्थान मिल गया। जैसे ब्राह्मणों का जो पेशा था वो थोड़ा सा अच्छा था तो उनको सर्वोच्च स्थान मिल गया, फिर क्षत्रियों का थोड़ा सा उससे कम था तो फिर उनको उससे नीचे स्थान मिला। तो जिसका जैसा पेशा था उसको स्तरीकरण में उसका वैसा ही स्थान मिलता चला गया। तो पेशा ही जातिगत स्तरीकरण का आधार है। नेस्फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस विद्वान ने आधुनिकता को समय और दूरी के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित किया है? तो सभी को पता है, ये इसका राइट आंसर है गिडेंस। गिडेंस ने बताया कि समय और दूरी सिकुड़ जाते हैं, स्थान की जो दूरी है वो सिकुड़ जाती है आधुनिकता जब आती है। सारे समाज रिफ्लेक्सिव हो जाते हैं। कैसे? कि जैसे कोई भी चीज़ अमेरिका में हो रही है तो उसका इफेक्ट यहाँ तक आता है, और कोई कितना भी दूर हो लेकिन उससे हम मिनटों में बात कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो स्थान और जो समय है वो उसकी दूरी जो है वो सिकुड़ जाती है। तो इसको विश्लेषित किया गिडेंस ने। अगला क्वेश्चन था कि आधुनिकता को मेट्रोपोलिस सैटेलाइट उत्तर दक्षिण के मध्य आश्रितता के संबंध के बारे से रिलेटेड किसने बोला था? तो मेट्रोपोलिस सैटेलाइट ये वर्ड यूज़ किया था एजी फ्रैंक ने। एजी फ्रैंक ने कहा कि जो उत्तर के देश है, यानी कि आप कह लो पश्चिमी सभ्यता, जो दक्षिण के देश है, जो एशियन सभ्यता है, ये लोग वर्चस्व बनाते हैं और जो ये लोग हैं ये अधीन होते हैं। तो इनके बीच आश्रितता का संबंध है। तो आश्रितता का संबंध किसने बताया था? ये बताया था आपके एजी फ्रैंक ने। और टर्म क्या दी थी? मेट्रोपोलिस सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था एशियन ड्रामा बुक के राइटर, सभी को पता होगा, इसके राइटर हैं गुन्नार मिल्डर। एंड लास्ट क्वेश्चन था कि आधुनिकीकरण के कारण भारत में बदलाव तो हुए हैं लेकिन वो बदलाव संरचनात्मक नहीं हुए हैं बल्कि भूमिकाओं और मूल्यों के संबंध में हुए हैं। तो ये किसने कहा था? तो ये मानना था आपके योगेंद्र सिंह का। योगेंद्र सिंह ने कहा कि बदलाव तो हुए हैं, संरचनात्मक बदलाव नहीं हुए हैं बल्कि मूल्यों और भूमिकाओं के संबंध में बदलाव हुए हैं। मतलब जो भारतीय समाज है, जो यहाँ के लोग हैं, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल नहीं बदला है। जैसे अभी है तो हम परिवार को अभी भी मानते हैं, हमारे अंदर वो जो पुराने मूल्य है वो अभी भी हैं, लेकिन कुछ हद तक हमारी भूमिकाएं बदल गई हैं, कुछ हद तक हमारे मूल्य चेंज हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी संस्थाएं ही बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। तो संरचनात्मक बदलाव नहीं हुए हैं। हमारे यहाँ अभी भी जातियाँ हैं, परिवार पाए जाते हैं, विवाह की जो रीतियाँ जैसी थी वो वैसी ही हैं। तो थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं लेकिन बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ है, ये मानना था योगेंद्र सिंह का। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए एंड अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।